अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माल्टा आने के लिए किसी भी कंपनी से या चाहे वो ओज़ो कंपनी है, तो ओज़ो कंपनी से आने के लिए आपका टोटल ख़र्चा कितना हो जाता है। ये काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं टोटल ख़र्चा कितना होता है, मैं उनको काफ़ी बार बताता भी हूँ लेकिन उनको फिर भी पता नहीं चलता कि टोटल ख़र्चा कितना हो जाता है। इसमें फ़ीसेस काफ़ी सारी ऐड होती हैं। अगर आपको टोटल ख़र्चा बता भी दिया जाए तो उसके अंदर जो फ़ीस जितनी भी लगती हैं वो आपको कोई भी नहीं बताता। तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटल ख़र्चा ए टू ज़ेड माल्टा पहुंचने तक मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप कभी भी माल्टा के लिए अप्लाई करेंगे या अगर आप ओज़ो में अप्लाई कर रहे हैं या माल्टा में किसी भी नई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो हम आज की वीडियो में ये कोने पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, आपको अमाउंट लिखी आती जाएगी, ये हम कोने पे स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं शुरू से कि शुरू में आपके स्टार्टिंग में कितने पैसे लगते हैं और करते करते ये पैसे आपके कितने तक पहुंच जाते हैं, पूरा जो है ये प्रोसेस एंड तक कितने पैसे लग जाते हैं। इस सब चीज़ों में मैं आपको पेपर्स भी साथ साथ दिखाता जाऊँगा और उन पेपर्स की फ़ीस कितनी कितनी है ये सारी भी मैं आपको बताता जाऊँगा। जब आप पूरे पेपर्स की फ़ीस भी देखते जाएंगे तो आपको सारा प्रोसेस भी ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं कि इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ओज़ो वालों की ईमेल आ गई है कन्फर्मेशन मेल इस तरह की कि आप हमें इंटरव्यू देने के लिए आ जाएं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है साथ। पहले हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं, फ़ीस की, उन चीज़ों की फ़ीस की। तो सबसे पहले जो है हमारे पास होनी चाहिए सीवी। जो सीवी की मैं यहाँ से सबसे स्टार्ट करते हैं पैसे कितने स्टार्ट में लगना शुरू होते हैं। सीवी के जो पैसे हैं वो सीवी आपको पता है टाइपिंग सेंटर वगैरह वाले यूरोपास सीवी बना के देते हैं, 20 दिरहम आप समझें यूरोपास सीवी के आपके लग गए। इसके अलावा आपसे ओज़ो वाले कहते हैं पासपोर्ट की पूरी कापी आपने अपने साथ लेके आनी है। पासपोर्ट की कापी जो है वो मैं आपको साइड पे दिखा देता हूँ। इस तरह की आपने पासपोर्ट की कापी सारी की सारी लेके जानी होती है, कलर हो या विदाउट कलर हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छी बात है अगर आप कलर कापी करा लें तो ये इस जैसी आपकी पूरी की पूरी पासपोर्ट की कापी अपने पास आपके पास होनी चाहिए पेपर्स में प्रिंटेड। तो ये सारी जो है ये तकरीबन मैंने 50 दिरहम की कॉपी कराई थी, ये आप देख लें ये 50 दिरहम के अराउंड ये कॉपी हो जाएगी। तो प्लस करते हैं इसको भी सीवी के पैसों में। अब इससे नेक्स्ट जो आपके पैसे लगते हैं वो लगते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो दुबई में आपको पता है, दुबई सऊदी अब जिधर भी हैं 20 दिरहम की तकरीबन वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो भी आपकी बनती है। तो ये पैसे भी हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी इंटरव्यू देने में। इंटरव्यू देने अब जब जाएंगे तो ओज़ो वालों ने ये जितनी भी लिस्ट लिखी हुई है यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है, कितनी फ़ीस टोटल लगती है ये सारी उन्होंने लिखी है। लेकिन फ़ीस इतनी नहीं लगती, फ़ीस इससे बहुत ज़्यादा लगती है, इससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लोग तो ये वाले पैसे भी देख के समझ रहे होंगे कि इतने पैसों में काम हो जाता है, नहीं ये आपके इससे और ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको आगे जाके बताता जाता हूँ कि किस तरह और कितने पैसे लगते जाते हैं। तो ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए चले गए हैं, चाहे वो ओज़ो कंपनी है चाहे कोई और कंपनी है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं। सबसे पहले ओज़ो की हम आज बात कर रहे हैं तो ओज़ो आपसे लेती है 600 वर्क परमिट का। वर्क परमिट का जो है वो सब कंपनीज 600 ही लेंगी क्योंकि आज कल जो आइडेंटिटा में वर्क परमिट अप्लाई करने की फ़ीस है वो 600 यूरो। तो 600 यूरो को हम दिरहम में कन्वर्ट करते हैं तो इतने दिरहम बन जाते हैं। इन दिरहम्स को भी हम ऐड कर लेते हैं, वर्क परमिट की फ़ीस जो है ये भी ऐड हो गई। अब जब आपका वर्क परमिट की फ़ीस तो आपसे वो तब लेंगे जब आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, तो ज़ाहिर बात है तभी आपसे वर्क परमिट की फ़ीस उसी टाइम वो आपसे ले लेते हैं। उन्होंने आपका वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। जैसे दुबई का एक वीज़ा होता है इसी तरह माल्टा का एक वीज़ा होता है। ये वाला जो वीज़ा होता है ये स्टार्टिंग का होता है, इसमें आप आ नहीं सकते, लेकिन ये एक किस्म का आपका प्रोसेस चलाने के लिए अप्रूवल एक किस्म का आपका होता है। इसकी 600 यूरो फ़ीस होती है और जो 250 यूरो है ये ओज़ो वाले प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं। प्रोसेसिंग के लिए मतलब कि वो जितना भी उनका ऑफिस वाले बंदे हैं, आपका जितना भी वो काम करेंगे अपने कंप्यूटर से, उनके लोग ऑफिस में बैठ के अपना जितना भी प्रोसेस आपका करेंगे उसकी फ़ीस वो 250 यूरो प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। तो इसको भी हम दिरहम में कन्वर्ट करते हैं और इनमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये दो फीसेस आपकी हो गई। अगर आपका इंटरव्यू पास हुआ है तो ये इतने पैसे आपके अब तक लग चुके होंगे। ठीक है, इतने पैसे आपने देने ही देने हैं। फिर इसके बाद हम आगे चले जाते हैं। इंटरव्यू पास होने के बाद आपको जब आप घर जाते हैं ना तो आपको तकरीबन 10 से 12 दिनों में ओज़ो वाले जो हैं वो एक मेल करते हैं कि अब आप फ़ीस भी आप उसी टाइम भी इंटरव्यू के टाइम भी जमा करा सकते हैं या 5-6 दिन बाद भी आप फ़ीस उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर आपको वो मेल में आपको कुछ पेपर भेजेंगे वर्क परमिट स्टार्ट करने के लिए, वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए माल्टा में। तो वो जो आपको पेपर्स भेजते हैं उसमें होता है जी, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप
कौन सी पोजीशन में सेलेक्ट हुए हो और आपकी सैलरी कितनी कितनी है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपना साथ दिखा देता हूँ। इस जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, उसमें फ़ीस लिखी होती है। तो फीस वो आप देने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर सेंड करेंगे, C5 फॉर्म सेंड करेंगे, वो आपने फिल करना होता है। इस जैसा एक होता है, वो भी आपने फिल करना होता है। तो और इसके बाद पैसे जहाँ पे लगने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो आपको वो भेजते हैं ना, वो आपको बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके और नोटराइज़ करके हमें वापस भेजें। तो नोटराइज़ भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं जी, नोटराइज़ किस चीज़ को कहते हैं। जब मैं खुद दुबई में था तो नोटराइज़ के लिए मैंने बहुत आगे पीछे गया हूँ, मुझे खुद नोटराइज़ का नहीं था पता। तो मैं अबू धाबी तक भी गया हूँ, अम्बेसियों में भी मैंने पता किया है। नोटराइज़ हालांकि एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसका लोग बताते नहीं है। मुझे भी कोई नहीं था बताने वाला। फिर करते करते कोई यूट्यूब से सर्च करते मुझे नोटराइज़ का पता चला। प्रॉपर वकील जो हो वो आपको स्टैम्प लगा के देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर ओरिजिनल है। तो आपने उसके भी पैसे देने होते हैं नोटराइज़ कराने के लिए खुद से। वो आपने नोटराइज़ कराना है, वो भी तकरीबन 250 से 300 दिरहम उसके भी आपके लगते हैं। तो ठीक है, आपने नोटराइज़ कराना है, C5 फॉर्म फिल करना है और आपको वो फिर कह देंगे कि ये पेपर आप हमें सेंड कर दें। वापस आपने मेल पे उन्हें सेंड कर देने होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपसे वो ले लेंगे, नोटराइज जो आपने किया होगा वो भी आपने सेंड कर दिया, और फीस आप देख सकते हैं अभी तक कितनी आपके पैसे लग चुके हैं। जब आप ये चीज़ें सेंड कर दोगे, अगर आपको ओजो वाले या आपकी कंपनी कोई भी आपको C5 फॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट पेपर सेंड करती है, अगर आपको साइन करने का या फिल करने का नहीं पता तो मैं ऑलरेडी वीडियो लगा चुका हूँ ओजो पेपर फिल करने के बारे में, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलें ठीक है, यहाँ तक तो फ़ीस होगी इतनी। अब इसके बाद आपकी और ज़्यादा जो फ़ीस लगती जाएगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपने करना होता है प्री डिपार्चर या स्किल पास। स्किल पास करना है या फिर प्री डिपार्चर करना है, इसका आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि स्किल पास आपने करना होगा, उसकी भी फ़ीस होती है, और प्री डिपार्चर कुछ लोग ये दोनों कर लेते हैं, तो दोनों आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसके, क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा है। स्किल पास की जो फ़ीस होती है 250 प्लस 230, तो 480 यूरो ये मान गए हैं। ये आपने स्किल पास जिसने करना है उसने देने हैं, और अगर आप स्किल पास नहीं करना आपने तो आपने प्री डिपार्चर करना है। प्री डिपार्चर की भी 250 यूरो फ़ीस होती है। तो अब आपको मैं दोनों में फ़र्क भी बता देता हूँ, प्री डिपार्चर किसने करना है और स्किल पास किसने करना है। देखें, बहुत इजी है। अगर आप होटल में काम करने के लिए आ रहे हैं, अगर होटल फील्ड में आप काम करते हैं, जैसे कि आप शेफ़ हैं, आप हाउसकीपिंग में हैं, आप वेटर हैं, या आप होटल की सिक्योरिटी में आ रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो होटल या रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, तो फिर आपने स्किल पास करना है। ये आपने बात याद रखनी है, फिर प्री डिपार्चर नहीं करना। और अगर आप लेबर, ड्राइवर या कारपेट क्लीनर या ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें होटल में काम नहीं करना होता, अगर आप उसमें आ रहे हैं तो फिर आपने करना है प्री डिपार्चर। प्री डिपार्चर की फ़ीस है 250। तो हम ये दोनों को अलग अलग इनकी फ़ीसें हैं, तो हम ऐड कर लेते, स्किल पास की हम फ़ीस ऐड कर लेते हैं। स्किल पास की भी फ़ीस ऐड करने के बाद देखें अब ये कितने पैसे बन गए हैं दिरहम में। अब हम इससे भी आगे चलते हैं। ये आपने जब प्री डिपार्चर और स्किल पास इन दोनों में से कोई एक जो आपने करना है वो आप कर लोगे जब, तो आपने सर्टिफिकेट जो है वो भी ओजो वालों को सेंड करना है। अभी तक आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा जब तक आपने ये चीज़ें नहीं करनी। अब आपने जब स्किल पास भी कर लिया है, फिर ये भी आपने कंपनी वालों को सेंड कर देना है। तो फिर जो कंपनी का बंदा होगा वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा आइडेंटिटा में, ये सारी फीसें होने के बाद। इसके बाद आपके पैसे अगर कोई सोचे कि नहीं लगेंगे, तो इससे भी ज़्यादा पैसे आपके और आगे लगेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है, फिर आपने स्किल पास भी एलआईडी कर लिया, प्री डिपार्चर भी कर लिया है, सारे पेपर आपने सेंड कर दिए हैं। तो इसके बाद आपने महीना या 2 महीना या 3 महीना आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि कुछ लोगों का महीने बाद वर्क परमिट आ जाता है, कुछ का 2 महीने बाद आ जाता है। मेरा तो आया था 4 महीने बाद। तो 4 महीने मैंने इंतज़ार किया और कोई पैसे नहीं कहीं पे भी लगाए। 4 महीने कंप्लीट होने के बाद मेरा आ गया वर्क परमिट। वर्क परमिट आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ आगे आपकी फ़ीसिस किधर और लगती हैं। आगे अब और भी पैसे थोड़े से लगेंगे, वो भी आपने लगाने हैं। कंपनी वालों ने आपका जब वर्क परमिट अप्लाई कर देना है, तो 2-3 महीने के बाद आपका जब वर्क परमिट अप्लाई आ जाता है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटा की मेल आपको आती है। उस मेल में लिखा होता है कि आपका वर्क परमिट रिलीज़ हो गया। आप अब अपना पासपोर्ट जो है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे करें, एक फ़ाइल में बनाएं और VFS में सबमिट कर दें। तो सेम यही जो जब आपका वर्क परमिट आता है, तो ओजो भी आपको सेम यही मेल भेजती है कि आपका वर्क परमिट आ गया, क्योंकि वर्क परमिट दोनों को आता है, आपको भी आता है, कंपनी वालों को भी आइडेंटिटा सेंड करती है। तो कंपनी वालों को पता चल जाता है कि इस बंदे का वर्क परमिट आ गया आइडेंटिटा से, वो आपको भी सेंड करेंगे और कंपनी वालों को भी सेंड करेंगे। कंपनी वाले फिर ऐसे करते हैं कि आपको एक मेल करते हैं, उसमें आपका वर्क परमिट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी आपने जो साइन पहले किया होता है वो भी होता है, C5 फॉर्म भी होता है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होते हैं, ऐसे करके 5 फॉर्म होते हैं। वो सारे कंपनी आपको सेंड कर देगी और अपना आईडी कार्ड की कॉपी भी आपको सेंड करेगी।
ये तकरीबन 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके कंपनी आपको सेंड कर देगी। ये तो आपको कंपनी सेंड कर दी है। इसके अलावा आपने वीएफएस में पासपोर्ट सबमिट करने से पहले अपनी तरफ से भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी बनाने होते हैं। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपने लेना होता है डमी टिकट, ये आपने लेना होता है। एक आपने लेनी होती है रिहाइश, जिसको लीज एग्रीमेंट कहते हैं, रिहाइश का पेपर। या फिर आपने होटल बुकिंग लेनी है, वो भी सेम समझे रिहाइश ही है। एक आपने मतलब प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, या आप लीज एग्रीमेंट लें या आप होटल बुकिंग लें, दोनों में से जो आपको समझ में आता है, जो आपको सस्ता थोड़ा मिलता है वो लें। आपने पुलिस सर्टिफिकेट भी एक लेना है। पुलिस सर्टिफिकेट अगर आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, जहाँ पे भी हैं, आपने उस जगह का एक पुलिस सर्टिफिकेट भी बनवाना है। क्योंकि ये पेपर्स में तो नहीं लिखा होता, लेकिन ये आप बनवाएंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सारे पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी बनवाते हैं। इसकी इतनी फ़ीस भी नहीं है। तो पुलिस सर्टिफिकेट की जो फ़ीस, वैसे हमने जब बनाया था 200 दिरहम तक इसकी फ़ीस थी, अब हम 200 दिरहम इसके भी ऐड कर लेते हैं पुलिस सर्टिफिकेट के। लीज एग्रीमेंट या होटल बुकिंग, इस चीज़ की भी फ़ीस हम ऐड करते हैं। 1500 जो है, 1500 दिरहम के आसपास हमें मिलता है रूम, जिसको होटल बुकिंग कहते हैं। होटल बुकिंग अगर कोई लेगा, 15 दिन की होटल बुकिंग लेनी होती है, वो आपको तकरीबन 1500 से 2000 दिरहम तक वो मिलता है। और लीज एग्रीमेंट जो है उसकी भी तकरीबन 12 से 1300 दिरहम में वो भी मिलता है। अगर आप मेरे से रब्ता करें या किसी और बंदे से रब्ता करें, वो आपको इतने का वो भी बना के दे देता है। तो ये तो हो गए लीज एग्रीमेंट, इनकी भी फीसिस हम ऐड कर लेते हैं। ये आपका हो और ख़र्चा आपका ये हो गया। अब इससे भी आगे हम चलते हैं। इसके बाद आपके पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो फिर आपने लेनी होती है वीएफएस की बुकिंग। यानी कि वीएफएस की बुकिंग लेके एक तारीख आपने लेनी है, कोई भी तारीख, उस तारीख पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वीएफएस को सबमिट कर देने होते हैं। तो वीएफएस की जो बुकिंग है उसके भी आपके लगते हैं 250 यूरो। 250 यूरो दिरहम में इतने बनते हैं, ये भी हम दिरहम में ऐड कर देते हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं कि कितने पैसे आपके पासपोर्ट सबमिट होने तक लग चुके हैं। जब आपके ये सारे पैसे लग चुकेंगे तो फिर अभी भी आपका ख़र्चा ख़त्म नहीं हुआ, ख़र्चा आपका अभी भी और रहता है। आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जब आपने और कुछ नहीं करना और कहीं पे पैसे फ़िलहाल नहीं लगाने, इसके बाद आपने इंतज़ार करना है वीज़े का। तो वो तकरीबन महीना लग जाता है, किसी का 40 दिन लग जाते हैं, किसी के 2 महीने लग जाते हैं। तो मेरा आया था 2 महीने बाद पासपोर्ट आया था, 60 डेज़ बाद पासपोर्ट आया था मेरा। और काफ़ी सारे लोग हैं वो आइडेंटिटा को मेल करते रहते हैं या वीएफएस वालों को मेल करते रहते हैं कि हमारा पासपोर्ट नहीं आया, हमें 50 दिन हो गए, हमें 60 दिन हो गए हैं। जब आप पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो फिर सिर्फ आप इंतज़ार किया करें, किसी को भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारा पासपोर्ट इस वक्त किधर है, अगर अभी तक नहीं आया, तो आप मेल करना शुरू कर देते हैं आइडेंटिटा वालों को या वीएफएस वालों को, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। वो कभी भी आपको नहीं बता सकते कि आपका पासपोर्ट कब तक आएगा। ये सिर्फ जिस दिन आपके पास आना होता है पासपोर्ट, उससे एक दिन पहले ही आपको खबर मिलती है कि आपका पासपोर्ट मिलने वाला है। तो ये एक नॉलेज भी थी। खैर, जब आपका ये हो जाएगा, फीसिस आपकी जो है वो अभी भी नहीं ख़त्म। इसके बाद आपने आने से पहले एक और पेपर लेना है, उसकी भी आपने फ़ीस भी देनी है और वो पेपर भी आपने सर्टिफिकेट भी लेना है। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे माल्टा के बारे में बताते तो हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट उसके बारे में नहीं बताते। वो सब ने करना होता है। जो होटल में काम करने के लिए आ रहे हैं उन्होंने वो वाला सर्टिफिकेट भी लेना था, उसका नाम है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट। वो जो है 100 दिरहम उसके भी लगते हैं। तो वो अपने आने से पहले इधर फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट करना है, क्योंकि माल्टा में काम करने के लिए, होटल में काम करने के लिए फ़ूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। वो आपके पास होगा तो आप फूड हैंडलिंग तो आप होटल में काम कर सकते हैं। तो 100 दिरहम हम इसके भी ऐड कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आपकी हो गई हैं, इसके बाद आ गया जी टिकट की बारी। आपका वीज़ा भी आ गया, सारा कुछ हो गया, सारी फीसें आपने दे दी हैं। अगले हम फीसेस पे जाते हैं जी। टिकट आ गया। टिकट जो है वो भी आपका तकरीबन 700 से 800 का होता है, कुछ लोगों का 500-600 में भी आपको मिल जाता है टिकट माल्टा का, दुबई से या सऊदीया से। तो हम इसके रफली 600 दिरहम हम इसके भी ऐड कर लेते हैं, वन साइड दुबई टू माल्टा। तो ये भी हमने ऐड कर लिए। इसके बाद ये जब आपने ये ऐड कर लिए तो इसके बाद आप जब आप माल्टा में आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपके और भी खर्चे आएंगे। वो आपको वो फीसिस ये सारी ओज़ो वाले नहीं बताते, ना ही कोई और कंपनी बताती है। जो आपके इधर आके खर्चे होंगे वो भी एटलीस्ट आपने 1500 के साथ ले के आना है, जो आपका एक महीने के अंदर अंदर आपके पास से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने इधर आना है, आके रिहाइश के पैसे देने हैं, रिहाइश का एडवांस देना है रहने के लिए। फिर इसके बाद आपने इधर आके हेल्थ स्क्रीनिंग लाजमी करनी है, जिसको दुबई में एक मेडिकल कहा जाता है। जैसे आप दुबई में आते हैं तो मेडिकल करते हैं, इधर आने के बाद भी आपने एक मेडिकल करना होता है। उसकी भी तकरीबन 200 यूरो लग जाता है। वो भी मैं फ़ीस आपको दिरहम में करके वो भी ऐड करते हैं। और इसके बाद रिहाइशों के पैसे, खैर वो सारा कुछ करके 1500 यूरो को हम दिरहम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो तकरीबन इतने दिरहम वो भी बन जाते हैं।
अब सारे ये मैंने ऐड कर दिए हैं। ये जितनी भी फीसिस मैंने आपको बताई हैं, ये काम पे जाने से पहले पहले कि आपके सारे पैसे जितने टोटल आपके पैसे हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपका इधर आके जो खर्चा है वो थोड़ा बहुत जो आप नॉर्मल जैसे दुबई में या किसी मुल्क में रहते हैं तो आपका थोड़ा बहुत उतारेगा। और दूसरी बात, आपको आते साथ कंपनी काम पे नहीं लगाती, आपको आने के बाद 15 या 20 दिन के बाद कंपनी कम से कम काम पे लगाती है। उस दौरान आपका ये सारा खर्चा और भी थोड़ा सा 100-200 यूरो आपका ऊपर खर्चा और भी हो जाता है। फिर आप जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप महीना काम करेंगे, महीना काम करने के बाद आपको जितने आपके दिन लगेंगे उतने दिनों की आपको सैलरी मिलेगी। तो ये करते करते आपके आस्ता आस्ता रिकवर तब होना शुरू होंगे। लेकिन जो आज की वीडियो मेन थी कि ओज़ो में आने के लिए, किसी भी कंपनी में आने के लिए टोटल ख़र्चा कितना होता है, वो सारे का सारा मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका कोई कमेंट है, कोई आपका सवाल है तो मुझे नीचे सवाल कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस बारे में आगे वीडियो बनानी है या लोग क्या चाहते हैं कि किस बारे में वीडियो और देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आगे आने वाली किसी भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।